हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 7 का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है सो आप पहले उन वीडियोस को देखो ताकि आपको यूनिट 7 समझ में आए। सो आज हम बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि मार्केटिंग क्या है। आज हम प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कि जो मार्केटिंग होती है उसमें प्रमोशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है उसका। तो पहले हम इससे पहले इसको जानेंगे कि प्रमोशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और उसके नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। तो संवर्धन का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन। संवर्धन विपणन मिश्रण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था तो हमने वहाँ पर बहुत सारे 4 तत्व मेन होते हैं, जिसका एक मुख्य तत्व प्रमोशन भी है। महत्वपूर्ण तत्व, वस्तु चाहे कितनी भी उत्तम क्यों ना हो, जब तक ग्राहकों को उसके विषय में जानकारी नहीं दी जाएगी तथा उन्हें इसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी बड़े पैमाने पर बिक्री संभव नहीं है। ग्राहकों को वस्तु और सेवाओं की बिक्री हेतु सूचित और प्रेरित करने संबंधी विचार को क्या कहते हैं? संवर्धन कहते हैं। मतलब प्रमोशन होता क्या है? प्रमोशन ये होता है कि हम अपना उत्पाद कितना भी अच्छा क्यों ना बना ले, बट अगर उसे हमें लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें प्रमोट करना पड़ेगा, विज्ञापन करना पड़ता है। और ये एक मार्केटिंग मिक्स का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझा कि प्रमोशन होता क्या है, मार्केटिंग में इसका रोल क्या है, और इसके बिना हम मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इसका मेन फैक्टर है। इसके नेचर को देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवर्धन एक साधन है जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं के लिए क्रेताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है, उन्हें सूचना दी जाती है, उन्हें याद दिलाया जाता है या उनसे वस्तु और सेवा क्रय करने के लिए अनुनय किया जाता है। इसमें विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय तथा अन्य सभी विपणन उपकरण सम्मिलित होते हैं। मतलब बाकी ये सारी चीज़ आती है। इसमें एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड है, सेल्स प्रमोशन इंक्लूड है, व्यक्तिगत विक्रय इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट सेल्स इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। इसकी कुछ विशेषताएं होती है वो पढ़ लेते हैं। संवर्धन क्या है? ये एक व्यापक अवधारणा। प्रमोशन जो है वो एक वाइड है जिसमें संभावित क्रेताओं, मध्यस्थों से सभी प्रकार से संप्रेषण शामिल है, मतलब कांटेक्ट शामिल है। इसमें व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत दोनों प्रकार के संप्रेषण शामिल है। थर्ड हमारा है, संवर्धन का उद्देश्य ग्राहकों को उत्पाद के संबंध में क्या देना है, सूचना दी जाती है। प्रमोशन जब किया जाता है, शिक्षा दी जाती है और प्रेरणा दी जाती है ताकि उपभोक्ता को उसके उत्पाद के बारे में पता चल सके। विक्रेता की दृष्टि से संवर्धन एक व्यापारिक महत्व है। तो अगर एक ऑनर जिसने निर्माता के तौर पर देखोगे तो ये एक व्यापारिक महत्व है, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अभी हमने ये समझा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि संवर्धन क्या होता है, इसके बारे में हमने समझने की कोशिश करी। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं जो पेपर में हर बार आता है हमारा, इसके उद्देश्य बताने में, पर्पसेस बताने, ऑब्जेक्टिव्स बताने प्रमोशन के। तो आइए वन बाय वन हम इसे स्टडी करते हैं। तो विक्रय संवर्धन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: नए ग्राहकों को वस्तु एवं सेवा के विषय में जानकारी देकर उन्हें क्रय हेतु प्रेरित करना एवं वस्तु को लोकप्रिय बनाना। ये पहला है। मतलब जो नए ग्राहक होते हैं उनको ये सेवा दी जाती है और वस्तु के विषय में जानकारी दी जाती है और उनको प्रेरित किया जाता है। वर्तमान ग्राहकों को स्थायी बनाते हैं और अधिकाधिक क्रय हेतु प्रेरित करते हैं। इसके लिए अनेक प्रलोभन दिए जाते हैं, जैसे मूल्य में कमी, प्रीमियम, प्रतियोगिता आदि। मतलब लोगों को लुभाया जाता है ताकि वो वस्तु की तरफ अट्रैक्टेड हो, प्राइस को कम करके, प्रीमियम देकर और कंपटीशन कर। व्यापारी को मध्यस्थों की अधिकाधिक माल के क्रय हेतु प्रेरित करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। विक्रयकर्ताओं के कार्य को सरल बनाना तथा उन्हें अधिक विक्रय हेतु प्रेरित करना। विज्ञापन को अधिक प्रभावशाली बनाना, व्यक्तिगत विक्रय और विज्ञापन में समन्वय में स्थापित करना। अन्य शब्दों में विज्ञापन व्यक्तिगत विक्रय की कमी को पूरा करता है। तो फिफ्थ है हमारा, ये विज्ञापन को प्रभावशाली बनाता है और विज्ञापन करने में हेल्प मिलती है, उसमें एक तालमेल बन पाता है। तो अभी तक हमने 5 उद्देश्यों को पढ़ा। इसके बाकी के उद्देश्य हैं। छठा उद्देश्य हमारा है कि विशिष्ट अवसरों जैसे नववर्ष, त्योहारों आदि पर ये बिक्री को बढ़ा देते हैं। मौसम के बाद वस्तु के विक्रय स्तर को बनाए रखना। प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना, कंपटीशन पर इनको
जय प्राप्त करनी होती है। किसी बाजार या क्षेत्र विशेष में बिक्री को बढ़ा देते हैं। नए उत्पाद या सेवा को बाजार में लाना, विक्रय कार्यक्रमों को सफल बनाना, विद्यमान वस्तु की किस्म और उपयोगिता को प्रतिस्पर्धी की वस्तुओं में उत्तम सिद्ध करना, उपेक्षित उत्पादों की बिक्री बढ़ाना तथा टूटे हुए ग्राहकों को संस्था से पुनः जोड़ना, संस्था की ख्याति बढ़ाना। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी पेपर में बार बार आता है। अब हम समझेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सेल्स प्रमोशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो विक्रय संवर्धन का महत्व और लाभ। तो अभी तक हमने समझा कि ये होता क्या है, फिर हमने इसके पर्पसेस पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज के युग में विक्रय संवर्धन का महत्व ही नहीं, बल्कि ये अति आवश्यक हो गया है कि विक्रय संवर्धन क्रियाएं निर्माता, मध्यस्थ और उपभोक्ता सभी को लाभ पहुंचाती है। ये क्रिया चाहे किसी के द्वारा की जाए, परंतु इनका लाभ सभी को मिलता है। विक्रय संवर्धन से होने वाले लाभों या महत्व को निम्न 3 दृष्टियों से स्पष्ट किया जा सकता है। तो हम पहले देखते हैं निर्माता के नज़रिए से लाभ देखते हैं कि निर्माता को क्या क्या लाभ होता होगा, निर्माता के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस रखता है ये सेल्स प्रमोशन। तो पहला पॉइंट, नई क्रेता बनाने में सहायक होता है, मतलब इनको हेल्प मिलती है ताकि नई क्रेता को बना सकें। पुराने उपभोक्ताओं में उपभोग बढ़ाने में कारगर, पुराने उपभोक्ताओं में उपभोग बढ़ाने में कारगर होता है। लागत कम करने में भी सहायक होता है। अधिक मांग की पूर्ति हेतु उत्पादन बढ़ाकर प्रति वस्तु लागत कम की जा सकती है, मतलब ये लागत को बढ़ा देते हैं और ताकि मांग की पूर्ति कर देते हैं। मध्यस्थ द्वारा रुचि लेना, क्रेता द्वारा वस्तु मांगी जाने पर मध्यस्थ भी वो वस्तु को अपनी दुकान पर रखने में रुचि लेता है और वस्तु को निर्माता से क्रय करता है। तो एक निर्माता का ये रोल होता है। निरंतर विक्रय करने में सहायक, जो सेल्स प्रमोशन होता है वो निरंतर विक्रय करने में सहायक होता है। नए उपयोग, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम वस्तु के नए नए उपयोग प्रस्तुत करता है। प्रतिस्पर्धा व विजय और ख्याति वृद्धि, प्रतिस्पर्धा विजय और ख्याति में वृद्धि करता है। इस प्रकार निर्माता के लिए विक्रय संवर्धन का काफ़ी महत्व है और उसके लिए लाभदायक भी है। तो अभी तक हमने देखा निर्माताओं को बहुत सारे फायदे होते हैं। वो नई क्रेता बना लेता है, पुराने उपभोक्ताओं को उपभोग बढ़ाने में कारगर करता है, लागत कम करने में भी सहायक है और मध्यस्थ द्वारा रुचि लेना, निरंतर विक्रय करने में सहायक, नए उपयोग और प्रतिस्पर्धा पर ये विजय प्राप्त कर लेता है और अच्छी गुडविल गेट करता है। तो ये निर्माता के लिए इम्पोर्टेंस रखता है सेल्स प्रमोशन। सेकेंड है हमारा मिडिल मैन। तो मिडिल मैन को क्या फ़ायदा होता होगा, उसके लिए क्या ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो विक्रय संवर्धन में व्यापारियों मध्यस्थों को अग्रलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला क्या है, विक्रय सुविधा, उनको विक्रय सुविधा मिलती है। क्रेडिट सर्विस, विक्रय संवर्धन वस्तु को बेचने में सहायक होता है। तो जो सेल्स प्रमोशन वस्तुओं को बेचने में हेल्प कर देता है। विक्रय में वृद्धि होती है, सेल्स में वृद्धि हो जाती है। कुल बिक्री की वृद्धि करने में ये योग देता है। ईजी हो जाता है, मतलब आसानी से माल बेच सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसका एडवर्टाइजमेंट हो चुका है, उसका सेल्स प्रमोशन हो चुका है, इसलिए हेल्प मिलती है। लाभों में क्या होती है, वृद्धि होती है। अधिक बिक्री को लाभ में वृद्धि करती है। अगर ज़्यादा बिक्री होगी तो उससे क्या होगा, लाभ भी होगा। तो ये मध्यस्थ को फ़ायदा होता है। उपभोक्ताओं को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उपभोक्ता के लिए भी विक्रय संवर्धन का महत्व होता है, ये उसके लिए भी लाभकारी होता है। नई वस्तुओं की जानकारी मिलती है। विक्रय संवर्धन उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुओं की जानकारी देता है। नवीन प्रयोगों की जानकारी पुरानी वस्तुओं के प्रयोगों को बताता है। मुफ्त प्रयोग, उपभोक्ताओं को मुफ्त में प्रयोग करने के लिए मिलता है नमूना, मतलब वो टेस्ट कर सकते हैं। वस्तु के प्रयोग का अवसर प्रदान करता है। कम मूल्य में मिल जाती है वस्तुएं, यही नहीं विभिन्न योजनाओं द्वारा वस्तु कम मूल्य पर मिल जाती है उपभोक्ताओं को, जिससे देश विदेश की मुफ्त यात्रा, एक बड़ी राशि या अन्य धरल कीमती वस्तुएं मिलने का अवसर भी मिल जाता है। लास्ट 6 पॉइंट है कि जीवन स्तर में सुधार होता है। तो ये उपभोक्ताओं को फ़ायदा होता है सेल्स प्रमोशन की, ये इम्पोर्टेंस है अलग अलग उपभोक्ता के नज़रिए से, मिडिल मैन के नज़रिए से और निर्माता के नज़रिए से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विपणन संचार से आप क्या समझते हैं। विपणन संचार की प्रक्रिया के तत्वों को हम समझेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अभी तक हमने इंपॉर्टेंस देखी, मार्केटिंग मिक्स देखा, उसके पर्पसेस देखे। अब हम ये देखेंगे कि हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं। तो संचार विचारों समितियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने और जानने और समझने की कला है, जिसका उद्देश्य विचारों का प्रसार करना है। विपणन संचार वे व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विपणनकर्ता एवं क्रेताओं अथवा संभावित क्रेताओं द्वारा विपणन से
संबंधित संदेशों, विचारों, तथ्यों, सूचनाओं, मनोभावों, आपत्तियों, सम्मतियों आदि का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मार्केटिंग में जैसे कि एक कॉन्टेक्ट होता है, हमारा जो मैसेज है, जो हमारे आइडियाज़ है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी फीलिंग्स है, वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है उसका, वो उसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। ताकि जो सामने वाले जो ग्राहक हैं, जिनको हम अपनी वस्तु बेच रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके, उनको समर्थन मिल सके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन ये होता है कि हमने अपने संदेशों को, अपने विचारों को, अपने तथ्यों को, सूचनाओं को, मनोभावों को, आपत्तियों, सम्मतियों को आदि को कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सामने वाला बंदा उसे कैसे ले रहा है, उसको पहुंचाना है हमें। इसके उद्देश्यों को समझते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। निर्माताओं, मध्यस्थों, उपभोक्ताओं के बीच की दूरी को बांटना, संस्था की संविदात्मक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, मतलब तालमेल बिठाना, जो अंदर की जो एक्टिविटीज़ होती है उनके ऊपर कंट्रोल करना, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विपणन व्यवस्था में समायोजन करना, उत्पादों को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। तो ये हमारे 4 उद्देश्य थे। इसके कुछ घटक और तत्व भी हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के, उनको भी स्टडी कर लेते हैं। पहला है सेंडर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो विपणन संस्था संदेश भेजती है वह संचार प्रक्रिया में संदेश प्रेषक कहलाता है। ये संचार प्रक्रिया का सूत्रधार बनता है। तो पहला सेंडर, सेंडर हमारा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसमें। फिर हमारे आइडियाज़, पहले हम सबसे पहले जो भेज रहा है वो, फिर उसके बाद क्या वो उसके आइडियाज़ मैटर करेंगे। संदेश प्रेषक का विचार ही संचार की विषय वस्तु होता है। यह विचार कोई धारणा, सूचना, राय, अनुभव, सुझाव आदि के रूप में हो सकता है। लास्ट है हमारा एनकोडिंग। संदेश या सूचना की विषय वस्तु अदृश्य होती है, अतः उसको स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे लिपिबद्ध किया जाता है, मतलब उसमें कोडिंग की जाती है, अलग अलग वे में दिखाया जाता है। फिर दूसरा क्या है, मीडिया। संदेश को लिपिबद्ध करने के बाद, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, संदेश सेंडर, सेंडर भेजेगा, अपने आइडियाज़ भेजेगा, एनकोडिंग की जाएगी। फिर उसके बाद मीडिया, संदेश को लिपिबद्ध करने के पश्चात संदेश का माध्यम देखा जाता है, साधन निर्धारित किया जाता है। माध्यम का चुनाव करते समय संदेश तथा संदेश की लिपि को ध्यान में रखा जाता है। सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, सांकेतिक, दृश्य, श्रव्य आदि में किसी भी माध्यम का चुनाव किया जा सकता है। रिसीवर, फिर क्या होगा, जो मैसेज भेजा गया है वो क्या होना चाहिए, रिसीव होएगा, उसको रिसीव कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसका इंटरप्रेटिंग, मतलब उसकी व्याख्या की जाएगी। फिर लास्ट में क्या किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है कि जो भी मैसेज आया था उसके ऊपर क्या फीडबैक है। सो आई होप आपको ये यूनिट 7 का पार्ट 1 समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।